हेलो फ्रेंड्स, इंदिरा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं अनुज पटेल। आज एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर विविधता एवं भेदभाव लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और इस पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विविधता की एक समझ। अब हम इसमें बात करेंगे कि विविधता क्या होती है और फिर एवं भेदभाव क्या होता है। तो हम पिछले अध्याय में जैसे पढ़ चुके थे कि एक ही समाज में कई धर्म, जाति, समुदाय, कल्चर के लोग रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, कैसे कल्चर में बदलाव आता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि विविधता एवं भेदभाव। फिर जहाँ एक साथ कई धर्म, जाति, कल्चर और संस्कृति के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भी होते हैं। तो विविधता के साथ साथ हम भेदभाव की भी इसमें चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ और कहना है आपसे कि इंदिरा सिविल सर्विसेज, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर व्यूज़ अच्छे लगें तो अपना कमेंट, अपने व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो कई बार लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। पिछली बार भी ये चीज़ पढ़े, उन्हें चिढ़ाया जाता है। कारण है कि या तो रंग के आधार पे या धर्म के आधार पे, ठीक है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। ये मजाक लिख गया, मजाक है, ठीक है। या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूह में शामिल नहीं किया जाता है। होता क्या है कि बहुत सारे, जैसे आप लोग दोस्त होंगे तो कई दोस्तों के ग्रुप बन जाता है। तो उस ग्रुप में कई लोगों को, जैसे उनको जाति धर्म के आधार पे आप कभी कभी, या उनके कल्चर के आधार पे, या उसकी वेशभूषा या उसकी भाषा के आधार पे हो सकता है आप उनको ना शामिल करते हों। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है। जैसे हमें दुख होता है वैसे और लोगों को भी दुख होता है, गुस्सा आता है, फिर हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास के मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं? आपने अपने दोस्तों के साथ कभी कभी, या हो सकता है आपने अपने कई दोस्तों के साथ स्कूल गए होंगे, ग्रुप मिला के, किसी धर्म की जात या किसी वेशभूषा या कलर के आधार पे, हो सकता है आपने अपने क्लास में ही किसी बच्चे को चिढ़ाया हो सकता है उसे असहाय महसूस किया हो, या हो सकता है आपने उसके साथ और भेदभाव कुछ किया हो, तो फिर उस बच्चे को दुख हुआ होगा। सेम आपकी चीज़ है, जब आप दूसरी जगह जाते होंगे तो आप में से किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा भेदभाव होता है, या ऐसी, क्या नाम, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, या कल्चर के आधार पे, रंग के आधार पे, तो आप भी ऐसा असहाय और महसूस करेंगे, गुस्सा आएंगे। तो ये असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं, इन सब की चर्चा हम देख रहे हैं। फिर हम बात करें कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं। देखो उसी से जुड़ा हुआ है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, ये सब आपके साथ हैं। कौन से उत्सव मनाते हैं, और हमारे रहने की जगह के भूगोल एवं इतिहास पर उसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने क्या था कि एक लद्दाख था और एक केरल था, दोनों की भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों का चर्चा की थी, उसी से रिलेटेड ये है। ठीक है, कैसे होता है। फिर हम बात करते हैं कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। आपको बता चुके थे पहले भी कि भारत विश्व में 8 मुख्य धर्म है, तो भारत में 8 मुख्य धर्म पाए जाते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। संसार में 8 मुख्य धर्म है, देखो इसमें बताया गया। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, मतलब अपने मूल मदर टंग में बात करते हैं। जैसे आपके रीजनल की भाषा कोई कोई कुछ शब्द ऐसे होंगे जो दूसरी जगह से मेल नहीं या अलग होंगे, या हो सकता पूरी की पूरी भाषा ही अलग हो। ठीक है, यहाँ 100 से अधिक तरह के नृत्य किए जाते हैं, मतलब डांस जो देखे होंगे आपने, 100 से ज़्यादा तरह के डांस हैं। बहुत सारे नृत्य हम मॉडर्न कल्चर में पढ़ते हैं, बहुत सारी भाषाओं को पढ़ते हैं, और यही सब विविधताएं भी हैं। ठीक है, इन्हीं सभी से हमको भेदभाव भी उत्पन्न होते हैं। यह विविधता हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती है। पिछले अध्याय में पढ़ा था कि ये विविधता हमारे लिए खुश कैसे रहती है, 100 लोग फिर भी एक साथ रहते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि यही विविधता हमारे खुश कारण कई जगह डिस्क्रिमिनेशन या असमानता उत्पन्न कर देती है। भेदभाव हो जाते हैं, कभी कभी बड़ी मात्रा में भेदभाव, दंगे हो जाते हैं धर्म और जात के आधार पर, और दंगे तक हो जाते हैं, कर्फ्यू लग जाते हैं। तो हमेशा यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। इसी के संदर्भ में है ये। हम उन लोगों के
साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं, ठीक है, जो हमारी तरह दिखते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो वो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, ठीक है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और स्वस्थ कैसे महसूस करते हैं? हम उनकी तरह दिखते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हम में से बहुत भिन्न होते हैं। हम कई बार इधर उधर गए होंगे तो देखा होगा कि वो हमसे कैसे भिन्न हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं, ठीक है। हमें बहुत जो है अजीब और अपरिचित लग रहे हैं। ऐसा कई बार लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं, ठीक है, और इसी से हम लोगों के माइंड में एक राय बन जाती है कि ये इस धर्म का, जाति का, ये ऐसा है वैसा है। बहुत सारे लोगों को ये फोबिया हो जाता है दूसरों को देख के, ठीक है। तो धर्म फोबिया डर के संदर्भ में हो सकता है, या कोई अपने मन में या मानसिक चेतना में उनके लिए रूढ़वादी तत्व बना लें कि ये ऐसा है, फिर उसी के आधार पर उस पर डिसीजन लेते हों, ठीक है। तो धर्म अलग अलग होते हैं, धर्म अलग अलग हैं। ये विविधताओं का एक ऐसा पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है, ठीक है। धर्म अलग अलग हैं, धर्म अलग होने से बहुत सारी विविधताएं उत्पन्न होती हैं। विविधताएं अच्छी भी होती हैं, लेकिन ये विविधता हो सकता है भेदभाव का कारण बन सकता है। ऐसा कई बार हुआ है, आपने देखा होगा। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्नकोटि का मानने लगते हैं, ठीक है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को निम्नकोटि का मानने लगते हैं, या उसकी प्रथाओं या उनके रिवाजों को निम्नकोटि से मानने लगते हैं, तो उनमें भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करें पूर्वाग्रह क्या होता है। जैसे आपको पूर्वाग्रह होता है स्टिग्मा, तो स्टिग्मा क्या होता है? आप किसी के व्यक्ति के बारे में उसकी धर्म, जाति के आधार पर वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो उस आधार पे उस पर एक राय बना लो, उस राय के आधार पे उसके बारे में सोचने लगो, ठीक है। और वो उसके बारे में सिर्फ उसके बिना कुछ उनका वर्तमान परिस्थिति जाने हुए आप उसमें एक राय बना लेते हैं कि वो ऐसा है। यही एक पूर्वाग्रह है, और पूर्वाग्रह के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में डिसीजन देने लगते हैं, या राय या निर्णय देते हैं, या अपना मतलब जो भी है काम करते हैं, या उसके लिए मतलब एक प्रकार का आप कह सकते हो कि असहाय महसूस करने वाली स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इन सब के संदर्भ में है। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण और शहरी लोगों को लेकर कभी किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है? क्या एक दूसरे लोगों के दिमाग में यह पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आप अपने आसपास महसूस किया हो, आप उन्हें देखिए। जैसे ग्रामीण लोगों के बारे में क्या है, आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं, हमें सभी लोगों को पता है। ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं, ठीक है। कहीं ना पानी फिल्टर्स होता है, ना ही खान पान के लिए खुला हुआ कभी छोड़ देते हैं, ठीक है। वातावरण जरूर गाँव का स्वच्छ होता है, लेकिन बाकी चीज़ों को जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं, उन्हें बहुत सारी जानकारी ही नहीं होती है, ठीक है। कई लोग अशिक्षित होते हैं, इसलिए जानकारी नहीं होती है। कृषि की आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे खेत में यह जो है इन सब आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग करने से हमारे खेत में जो है अच्छी फसल होगी, लेकिन अगली बार जो है कि अच्छी फसल पैदा नहीं होगी हमारी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके है। फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं, ये भी है। लोग क्या करते हैं, लोग ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों को ही स्थानांतरण करने को फिर बाध्य हो जाते हैं, ये हो गया। अब शहरी लोगों के देखिए क्या है, अगर हम इनके बारे में पूर्वाग्रह बना लें कि ग्रामीण के लोग ऐसे होते हैं, तो ये पूर्वाग्रह पहले का भी है और अभी से भी हो सकता है। इसमें कुछ चीज़ें अभी किसी व्यक्ति के लिए अगर बना लो कि सारे व्यक्ति ऐसे होंगे, एक व्यक्ति ऐसा है इसलिए गांव के सभी व्यक्ति ऐसे होंगे ग्रामीण, तो ये सब पूर्वाग्रह का कारण बन जाएंगे, ठीक है। कि ऐसे होंगे, सभी सफाई से नहीं रहते होंगे, या सभी खेतों में इतने घंटे काम करते हैं, या सभी प्रौद्योगिकी का हिस्सा नहीं बनते आधुनिक प्रौद्योगिकी का, ठीक है। वे सब, या सभी अंधविश्वासी होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सभी लोगों को आप मान लो, ये सब पूर्वाग्रह हो सकते हैं। क्योंकि अब वर्तमान में क्या है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं, लोग थोड़ा सा जागरूक हो गए, शिक्षित हो गए, मॉडर्नाइज हो गए, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है, और कम्युनिकेशन के साधन आज गांव में अच्छे उपलब्ध हो गए हैं, तो लोगों में जागरूकता आ गई है। अगर हम आज से 50 साल पहले की गांव की संकल्पना को देखेंगे, तो आज की संकल्पना और पिछले 50 सालों की गांव की संकल्पना में बहुत ज़्यादा अंतर है।
इसी अंतर को हमको देखना है कि ये पूर्वाग्रह अगर हम 50 साल पहले का बना लेंगे जो ग्रामीण समाज ऐसा होता है, तो आप पूर्वाग्रह की स्थिति में आ जाएंगे। अब वर्तमान में आप गांव को जाके देखिए, गांव क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है, और सरकारों ने क्या क्या काम किया है, पंचायती राज ने कितने काम किए हैं, ठीक है, या सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील जैसी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में कितना योगदान किया है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अंतर महसूस होगा। अब हम शहरी लोगों की पूर्वाग्रह पे आते हैं। शहरी लोग क्या करते हैं, हमारा पूर्वाग्रह होता है, गांव के लोग जो महसूस कर सकते हैं या हम महसूस कर सकते हैं या कोई भी हो, कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, ठीक है। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते, मतलब सेल्फिश बता रहे हैं लोगों को। फिर शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, चालाक और भ्रष्ट होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है। ये शहरी लोग का मतलब यहाँ सभी या वहाँ पूर्वाग्रह बना रहे हैं। इन सब स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे, मतलब आपने स्टेटमेंट पढ़ा, आपने रीजन पढ़ा, एजम्पशन बनाया, कंक्लूजन निकालेंगे अब आप, ठीक है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च होता है। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं। जैसे एक बात है कि आपने पूर्वाग्रह इन सबको पढ़ के बना लिया कि शहर के लोग ऐसे हैं तो सभी लोग ऐसे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, ठीक है। कुछ के लिए आसान है, कुछ के लिए नहीं आसान है। कुछ लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, कुछ लोग मेहनत नहीं करते, उनके लिए आसान नहीं है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए आलसी होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के सभी लोग बिगड़े हुए आलसी हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 4 व्यक्ति शहरी व्यक्तियों को देख लिया कि 4 शहरी व्यक्ति बिगड़े हुए हैं तो सब बिगड़े और आलसी हो गए। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो ऐसा नहीं है कि शहर के लोग अपने परिवार के साथ या जॉइंट फैमिली के साथ या अपनी पत्नी बच्चों के साथ नहीं रहते हैं। काम के संदर्भ में जितना उन्हें बाहर रहना होता है, दोस्तों से मिलना होता है, फिर वो अपने परिवार के साथ भी समय बिताते हैं, ठीक है। और अब तो इस चिंता का विषय को सरकार या सेक्रेटरीज भी कहता है, अगर कोई इस परिस्थिति ऐसी बिगड़ी जाती है, सोशल वर्क का केस होता है कि सलाह दी जाती है, सोशल वर्कर सलाह देता है क्या कि आप अपने परिवार के बच्चे के साथ समय बिताइए, अपने परिवार के पत्नी या आपकी परिवार मतलब आपकी पत्नी है या आपके माता पिता उनके साथ समय बिताइए, ठीक है। ये सब चीज़ों बोला जाता है अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, पैसा तो आज मॉडर्न सोसाइटी का हिस्सा में पैसा मेन रोल में है, पैसा, ठीक। तो पैसे के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो पैसा तो आज हम लोगों क्या, शहरी लोग, ग्रामीण लोग, सभी लोगों के लिए है। लेकिन ये है कि ग्रामीण के लोग कम पैसे में भी संतोष करते हैं, लेकिन शहरी लोग पैसे के लिए भागते हैं, ऐसा अमूमन देखा गया है। लेकिन 100% नहीं है, लोगों को नहीं, मतलब लोगों को तवज्जो नहीं देते हैं, ऐसा है। लेकिन ये जिस पूर्वाग्रह बन सकता है आपके माइंड में, होता है अक्सर कर, लेकिन होता क्या है कि बिल्कुल 100% में ऐसा बना लेंगे सभी लोग ऐसा करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक आपको मिलेगा कि ये लोग ऐसे होते हैं। शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों भाई? शहरी के लोग क्या उनके अंदर ईमान नहीं होता है क्या? उनके अंदर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्या? वो मतलब कि जंगल से आए हैं कि उनमें भरोसा नहीं किया जा सकता है? शिक्षित नहीं है तो शहरी लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भरोसे के संदर्भ में ये होता है वो पूरी तरीके से आत्मनिष्ठ होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, अपने सेल्फ के लिए काम करते हैं। उन्हें जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, जो नहीं अच्छा लगेगा नहीं करेंगे। लेकिन उनका निर्णय कभी हो सकता है आपके पक्ष में भी हो सकता है वो सही का साथ दें, हो सकता है वो गलत का साथ दें, वो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन आप एक व्यक्ति 10 व्यक्ति अगर समाज में, शहरी समाज में 10 व्यक्ति गलत हो तो पूरा समाज गलत नहीं, तो ऐसा नहीं हो। चालाक और भ्रष्ट कैसे कहेंगे? भ्रष्ट सभी लोग अपना काम करते हैं, चालाक तो आज पूरी दुनिया में चालाकी है, लेकिन चालाक के संदर्भ में ये नहीं कि आपका आएंगे आपको लूट लेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है शहरी जीवन में। ये सब पूर्वाग्रह हैं। शहरों में रहना बहुत महंगा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन महंगा भी है। कई जगह आपको देखेंगे कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च होता है। तो यहाँ पे अगर महंगा है तो आपको आमदनी के अन्य साधन भी मिलते हैं, ठीक है, तो ये भी देखा जाता है। अब शहर में इतना पैसा मिलता है तो आप इसी पैसे से अगर ग्रामीण
बस्ती में या ग्रामीण में रहने जाएंगे तो यहाँ आय के साधन कम होंगे, यहाँ आय के साधन ज़्यादा हैं तो इसलिए यहाँ महंगा है। तो ये पूर्वाग्रह है कि ऐसा है। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करें कि इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी और अंधविश्वासी की तरह दिखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और चालाक से पैसे को लेकर सरोकार तरह देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसी बात है, यही पूर्वाग्रह है, ठीक है। ये सब पूर्वाग्रह वाली बातें हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लें, ठीक है, हमने कहा था आप किसी के बारे में पूर्वाग्रह स्टिग्मा कर लें कि ये ऐसा है, और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, ठीक है। ये नेगेटिविटी का रूप होता है कि आप किसी के बारे में जाति धर्म के आधार पर राय बना लें कि वो ऐसा है, तो आपको वो नकारात्मकता का रूप ले लेगी। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, जब हम यह सोच लें कि यही एक तरीका अच्छा है, तो अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, जो उसी काम को दूसरी तरह करना पसंद करते हैं, ठीक है, जबकि दूसरे व्यक्ति उस काम को दूसरी तरह करना पसंद करते हैं और आपकी समझ में है कि आप ऐसे काम कीजिए, ठीक है। तो आप दूसरों को अपने हिसाब से डिसीजन और निर्णय देने लगते हैं, तो इसलिए आप भी प्रभावित होते हैं और दूसरा भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, अगर हम सोचें कि इंग्लिश सबसे अच्छी भाषा है तो दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो अमान्य भाषाओं को नकारात्मकता के रूप में बहुत लगेंगे। जैसे देखे होंगे आपने, जो इंग्लिश अच्छी बोल लेता है, हिंदी जो बोल लेता है, हिंदी वाला अक्सर कर इंग्लिश जब बोलता है तो उसको लगता है कि डिमोरलाइज होता है, या उसे लगता है कि ये इंग्लिश में बात करके हमें नीचा दिखाना चाह रहा है, या उसे ये लगता होगा कि हमें हिंदी नहीं आती है, ठीक है। या इंग्लिश वाला ये कहेगा कि ये मतलब इसे कह सकता है आपको इंग्लिश नहीं आती, मैं बात नहीं कर सकता, तो या इसे बात करनी नहीं आती है, इसके नॉलेज में कमी है, या इसका स्तर ज्ञान का लेवल कम है, तो ये सब पूर्वाग्रह के रूप में है। और अगर ऐसा है तो ये नकारात्मकता है, और नकारात्मकता है तो ये पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह है आपका स्टिग्मा निर्धारित करती है आप कैसे व्यक्ति हैं, ठीक है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास को लेकर हम पूर्वाग्रह हैं। जैसे आज मैंने देखा फेसबुक पे कुछ पाखंडी लोग जो है वेद पुराण को लेकर चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे कि हमारा वेद पुराण तो अच्छा है, हम कहीं भी गा लेते हैं, आप अपने क्षेत्र में घुस के गा। अरे जब आप इतने बड़े लिबरल हैं तो आप उस संदर्भ में सोचते कि भाई आप यहाँ भी पाखंड मतलब वेद पुराण गा सकते हैं, यहाँ भी गा सकते हैं अपने साथ, तो अपनी जगह वो नहीं गाने दे सकते हैं। तुम उनकी मतलब कुरान को अगर अपने यहाँ गाने ले सकते हो तो यह 100% सत्य नहीं है। एक आदमी करने से या किसी एक मस्जिद में वेद उपनिषद पढ़ने से वो धर्म पूरा तरीके से सही नहीं हो गया है। आपने एक जगह बाँच दिया तो आप पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। आपने एक जगह बाँच दिया तो आपने एक जगह पढ़ा दिया कुरान कहीं, तो आपने इस आधार पर दूसरे धर्म को नीचा दिखा दिया। तो ये आपके अंदर पाखंडा जो भी है सब है तुम्हारे अंदर, ठीक। जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, तो इन सब पूर्वाग्रहों से आपको बचना होगा। तो धार्मिक विश्वासों से बचना है, उनकी चमड़ी के रंग को देखकर बचना है, काले गोरे की भेद नहीं करना है, जिस क्षेत्रवाद की भाषा, भूमिपुत्र की भाषा से बचना है, जिस तरह वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जैसे बोलना या उनके पहनना। अब आप पता लगा जीन्स और धोती जीन्स पहने और टी शर्ट पहने हैं, कोई एक आदमी धोती और कुर्ता पहने हैं, तो धोती और कुर्ता का आप मजाक उड़ाएंगे तो आपको लगेगा हम ज़्यादा मॉडर्न हैं, जबकि ये व्यक्ति धोती कुर्ता भारतीय कल्चर का मुख्य अंग रहे है। हो सकता है आप जीन्स और टी शर्ट डाल के आपको उतना नॉलेज ना हो जितना इस धोती कुर्ते वाले को हो, ठीक है, और इस धोती कुर्ता वाले के पास ज्ञान का भंडार हो, इसने पूरे ज्ञान सारे वेद पढ़ रखे हैं, उपनिषद पढ़ रखे हो, गीता पढ़ रखी हो सकता है आपने 4 किताबें पढ़ ली हो इंग्लिश की, तो आपको लगता है हम ज्ञानी हो गए। तो इन चीज़ों से आप कृपया बचते रहें, ठीक है। हर किसी को सम्मान दें, हर किसी की भाषा को सुने, हर किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसके बारे में बात करें और लोगों से या स्वयं उससे बात करें, तब राय बनाएं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उससे बात नहीं करना चाहते, ठीक। जब हम एक बार पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि वो ऐसा है, ठीक, तो
इस तरीके से सोचता है। या तुमने देखा होगा तुम्हारे दोस्तों में ही एक दोस्त तुम्हारा दूसरे दोस्त के बारे में बुराई करता होगा, वो ऐसा है, वो इस जाति का है, वो इस धर्म का है, उसको ये नहीं आता है, वो ऐसे रहता है, वो ऐसे रहता है, ठीक है। या दूसरे दोस्त से बुराई करता हो सकता है सच भी हो सकता है झूठ भी हो, ठीक है। तो अब जिसको बता रहा है अगर वो उसके बारे में उसकी बात सुन के राय बना ले तो वही उस स्टिग्मा, एक तो वो उसके अंदर तो राय पहले ही बनी थी, ठीक है, चाहे वो राय उसके अंदर पहले से हो उसकी जाति धर्म को लेके, उसने दूसरे व्यक्ति को देख के बना ली और वो तुम्हारे अंदर भी पैदा कर रहा है कि ऐसा है, ठीक। तो इस चीज़ से आपको बचना है अगर आप शिक्षित हैं पूरी तरीके से और दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं और इसी व्यवहार से हम दूसरे व्यक्तियों या अपने दोस्तों या अपने मित्रों या रिश्तेदारों या अपने समाज के आसपास के लोगों को कई बार दुख पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब लड़की और लड़की में भी, लड़के और लड़की में देखो भेदभाव भी होता है। अपने यहाँ जेंडर की समस्या बहुत बड़ी रही है, ठीक है। पितृसत्तात्मक समाज ने बहुत ज़्यादा ऐसे रोल निभाए हैं हमारे समाज में जिसको लेके आज बड़ी चर्चा का विषय है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण का विषय पे सरकार, ठीक है, सोसाइटी, एनजीओज बहुत ज़्यादा काम करने को इच्छुक हैं और कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम करें तो देखो समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो। इस पर भेदभाव से परिचित हैं आप सभी। शारीरिक और मानसिक भेदभाव से कैसे परिचित होते हैं कि आप शारीरिक रूप से महिला को क्या कहा जाता है कि आप कोमल हैं, पुरुष को क्या कहा जाता है कि पुरुष बहुत मजबूत है, ठीक है। पुरुष को जोड़ा जाता है कि तुम बलशाली हो, पौरुष हो, क्षत्रिय धर्म तुम्हारे अंदर होना चाहिए। महिला को कहा जा सकता है तुम स्त्री हो, कोमल हो, सुंदर हो। कोई अगर तुमसे इसको कहा, इस पुरुष को बोल दिया जाए कि अब मानसिक रूप से अगर बात करें इसकी जेंडर के रूप में, ठीक है, जेंडर में, ठीक है, तो जेंडर मानसिक रूप से आप देखोगे महिला और पुरुष में, तो महिला को मानसिक रूप से क्या कहा जाता है कि मानसिक रूप से कहा जाएगा कि एक एग्जाम्पल सुनाते हैं आपको कि जैसे महिला को बोला जाए, महिला किसी व्यक्ति को देख के मुस्कुरा दे तो उसके घर वाले उसे टोकेंगे। क्या टोकेंगे कि आपने किसी देख को मुस्कुरा दिया, ये मुस्कुराना गलत है, ठीक है। अगर यही पुरुष किसी को देखकर ना मुस्कुराए तो पुरुष को क्या कहा जाता है कि पुरुष ये कैसा मतलब निष्ठुर व्यक्ति है, किसी को देख के मुस्कुराता ही नहीं है, इसको हंसना ही नहीं आता है। वही एक महिला को कहा जाता है आप मुस्कुराना गलत है, यही पुरुष अगर ना मुस्कुराए तो उसको कहा जाता कि नहीं ये गलत है। तो ये देखिए मानसिक भेदभाव होता है, ठीक है। इस तरीके से हैं, इसी तरीके से और भी भेदभाव होते हैं, ठीक है, बहुत सारे भेदभाव हैं, ठीक है। महिला के मन में ये डाल दिया जाता है मानसिक रूप से आप कोमल हैं, ठीक है, और आपको पर्दे मतलब घर के कामों को करना है, ठीक है, बाहर नहीं निकलना है, पुरुषों की हर बात का जवाब नहीं देना है। ये सब मानसिक रूप से उसके अंदर मतलब सदियों से भरा गया है, जिसे आज भी कुछ लोग फॉलो और करते आए हैं, ठीक है। और इसी के चलते कुछ भोगवादी संस्कृति विकसित ही होती हैं महिला और पुरुष के बीच में। तो लोग तरह तरह की बात करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, सॉरी, मैं लंगड़ाता हूँ, ठीक है। अगर ये बच्चे को देखिए, इसके दोनों इसमें विकलांग है, हाथों में बैसाखी पकड़े हुए। अब इसके बारे में लोग तरह तरह की बात करेंगे, ये मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बीती लड़खड़ाती, इसके अलावा बहुत कुछ जो है, कभी कभी उदास हो जाता हूँ इसके अनुसार, तो कभी दुखी हो जाता है, तो कभी लोग मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बताते हैं, बता रहा है लड़का। तो इसके बारे में अब इसको देख के कुछ लोग हो सकता है इसका मजाक उड़ाते हैं कि इसको बोलते हो सकता है लंगड़ा बोलते हो सकता है इसको चलने में दिक्कत हो, इसके कष्ट हो, ठीक है, तो इसके आधार पे उसको बहुत बुला भला कहते हो, या अपने समाज में अपने दोस्तों में इसको अपने ग्रुप में शामिल करने से कतराते हों, तो इसको जो है मानसिक और शारीरिक रूप से नीचा दिखाया जाता है, ठीक है। अब ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तुम दूसरों से कितने अलग दिखती हो, ठीक है। ये कोई लड़की है, ठीक है, ये लड़की है कोई, तो इस लड़की ये भी विकलांग है। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है और घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ, ठीक है।
इस लड़की कह रही है कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। शर्म आती है मतलब शर्म इसका गहना बना दिया किसने? समाज ने। ठीक है, पूरी घूरती आंखों से छिप जाना चाहती हूँ। समाज के जो बाहरी व्यक्ति इसे घूरते हैं तो ये कहना चाहती हूँ मैं छिप जाना चाहती हूँ। इसके अंदर ये चीज़ पहले से भेदभाव पैदा किया गया, उसके मानसिक मन में ये चीज़ें डाली गई हैं, तो इसके विचार ऐसे हैं। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं। अगर हम इसको कहें कि कोई व्यक्ति कहे इसका दिमाग ठीक नहीं क्योंकि इसकी टांगें डगमगाती हैं, तो ये आपने मानसिक रूप में अपने एक पूर्वाग्रह बनाया हुआ है। लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग डगमगाता है, ठीक, क्योंकि इसकी टांगें डगमगाती हैं तो इसलिए लोगों को लगता है कि इसका दिमाग भी डगमगाता है। ठीक है, इसलिए लोग इसके साथ भेदभाव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, खासकर ऐसे लोगों को जिन्हें नेचर या भगवान जिसे कहते हैं, ठीक है, जो लोग इन्हें कहते हैं कि भगवान के दिया उपहार है, जो लोग उसे साइंटिफिक रूप से नेचर से जोड़ते हैं, तो ये भगवान का कि उनको ऐसा दिया है तो कम से कम इस तरीके से ना बोलें कि उनको कष्ट हो, उनको सम्मान की नज़र से देखें। ठीक है, तुम्हारे अगर दोनों हाथ पैर अच्छे, आँखें अच्छी हैं, तो आप अपने आप को खुश नसीब समझिए कि आप समाज में चल रहे हैं, समाज में इज्जत पा रहे हैं। उन लोगों से पूछो जो इनके विकलांग पैर टूटे हुए हैं या पैर नहीं हैं, ठीक है, और नेचर ने ही उन्हें ऐसा बना दिया जिनका तुम मजाक उड़ाते हो। ठीक है, अगर क्योंकि जाति धर्म तो मनुष्य ने बनाए हैं, ठीक है, इसको तो मनुष्य ने अपने हिसाब से अपने धर्म अपनी जाति को बांट लिया, ठीक है, और कहने लगे कि हम ऐसे हैं, तो उस तो मनुष्य की देन है। लेकिन कम से कम इन व्यक्तियों के, इन बच्चों के बारे में कोई अगर मजाक उड़ाता है तो आप समझिए वो ईश्वर इनके साथ अन्याय करने का मतलब है आप ईश्वर के साथ अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बचें। ठीक, पहले इन बच्चों को विकलांग कहा जाता था। ठीक है, पहले इन बच्चों को विकलांग कहा जाता था, हम लोग भी कहते थे विकलांग कैटेगरी, हम लोग कहते थे खास ज़रूरत वाले। लेकिन आज हम इन शब्द विकलांग शब्द में क्या कहते हैं? आज हमने इसकी जगह स्थान किसने ले लिया? ये खास ज़रूरत वाले बच्चे हैं, मतलब इनको खास ज़रूरत है। विकलांगता शब्द के स्थान पे आज समाज में इन्हें खास ज़रूरत वाले बच्चे कहा जाता है। उनके बारे में लोगों को पूर्वाग्रह को यहाँ कहा गया है कि साथ में उनकी अपनी भावनाएं विचार भी दिए गए हैं। ठीक है, अब रूढ़वादी धारणाएं मतलब पारंपरिक किसी रूढ़ मतलब सदियों से चली आ रही है रूढ़ता है, क्या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कि ये निम्न जाति का है, वो उच्च जाति का है, मैं इसके यहाँ का पानी नहीं पीऊँगा, ये मेरा मित्र नहीं बन सकता है, या इसके साथ मेरी शादी नहीं हो सकती है। ये सब रूढ़बद्ध धारणाएं हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं इसकी। जब हम सभी लोगों को एक अच्छी छवि में बांध देते हैं तो या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो रूढ़बद्ध धारणा कहते हैं। जब हम लोगों को एक छवि में बांध दें, उनके बारे में पक्की धारणा बना लें कि ये जात का, धर्म का, उनके बारे में उसी धर्म और जात के आधार पर उनके बारे में एक धारणा बना लें, उसे रूढ़बद्ध धारणा कहते हैं। कई बार किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस कह सकते हो, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे हमारे कई लोग हमको भी बोल देते हैं कि तुम ऐसे हो, तो कभी कभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सामने अगर पीठ पीछे कहता है कोई तो बात ही नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अच्छे, अनोखे, अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती है। ठीक है, जब आप ऐसी धारणा बना लेते हैं तो उस व्यक्ति में जो अच्छाइयाँ होती हैं वो आप कभी दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, आप उसकी नकारात्मकता उसकी धर्म जात के आधार पर बना लेते हो कि वो ऐसा है, इसका है, तो उस आधार पर आप उसके अंदर चीज़ें देखने लगते हो और ज़्यादा समय तक देखते देखते आपके अंदर वो पक्की धारणाएं विकसित हो जाती हैं। फिर आप उस व्यक्ति के बारे में कभी भी अपनी धारणा नहीं बदल सकते। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। हो सकता है उसके अंदर कुछ, हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास गुण और क्षमताएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती हैं। ठीक है, तो यही गुण और क्षमताएं दूसरों से अलग हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमने अपनी एक रूढ़वादी धारणा बना ली कि ये धर्म जाति के आधार पर, या इस लूढ़ा है, लंगड़ू, अपराधी है, बेवकूफ़ है या कंजूस है, तो इसके आधार पर उसके जो गुण क्षमताएं हैं वो हमने देखने से मना कर दी हमारे मन या दिमाग मस्तिष्क ने। ठीक है, और हम उसको नहीं देख पाते हैं। रूढ़बद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे एक ही खांचे में जड़ देती हैं,
हर तरीके से इन धारणाओं को असर हम सब पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस धारणा का असर जिसके बारे में बनाया उसी पर पड़ेगा। आपने बनाया है अपने अंदर, अगर उसके अंदर कोई धारणा, ठीक, तो वो धारणा आपके अंदर भी असर डालेगी आगे चल के। कई बार ऐसी धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोक देती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो, ठीक है। और हो सकता है कि इसके अंदर ऐसी कोई काबिलियत हो जो इसकी काबिलियत से तुम्हारा भी काम चल जाए या तुम्हारा भी काम इसकी काबिलियत से चल जाए। अगर तुम इसकी काबिलियत को पहचान सको तो उसकी काबिलियत से तुम्हारा काम या तुम्हारे साथ उसका अच्छा बॉन्ड बन जाए और तुम्हारा भी सहयोग से उसका काम हो जाए, उसके सहयोग से तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन हमारी रूढ़बद्ध धारणाएं ना उसको काम करने से रोकती हैं, तो आप स्वयं भी रुके हुए हैं। कारण है कि आप तो धारणा बना रखे हैं कि हम कर ही लेंगे, हम सर्वोच्च हैं, ठीक है, वो ऐसा सक्षम नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर एक धारणा का रूप ले लेती हैं। अब ये धारणाएं जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, खान पान, रंग, इन किसी भी आधार पे हो सकती है, ठीक है। पैसा, ठीक है, शहर गरीब, मतलब अमीर गरीब को लेके हो सकती है, या जिसे कहा जा सकता है कि शहरी और ग्रामीण को लेके आप बना सकते हैं रूढ़वादी धारणाएं, ठीक है, बहुत लोग बनाते हैं। अब हम बात करें अगर कि ये देखिए रूढ़वादी धारणाएं हैं, जैसे मुस्लिम समाज का एक खांचा दिया गया है। मुस्लिम समाज का एक जो भी कुरान है या जो भी उनकी लिखी हुई चीज़ें हैं जिनको लोग पढ़ते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में क्या है, महिलाओं के लिए पुरुषों की सोच जो है वो उनको एक, चाहे उनके कुरान में तो महिला को बहुत सम्मान दिया गया है, लेकिन जो भ्रमित कुरान जगह जगह जो मुल्ला मौलवी ने उनको लिपिबद्ध किया है अपने सुख, अपनी सुविधाओं के लिए, कि महिला को किस तरीके से कमरे के अंदर, एक मकान के अंदर, पर्दे के अंदर रखा जाए, और उनको पढ़ने से रोका जाता है, उनको समाज की मुख्य धारा में आने से रोका जाता है। अब वैसे देखा जाए मुस्लिम समाज ही मुख्य पढ़ाई लिखाई में मॉडर्न विचारों को लेकर थोड़ा कतराता रहता है, क्योंकि उनके धार्मिक गुरुओं ने मुस्लिम धर्म में ही इतनी कट्टरता है कि बहुत ज़्यादा वो स्वतंत्रता नहीं देती है, बहुत ज़्यादा खुले विचारों को अपनाती नहीं है, या वर्तमान समय की परिस्थिति के अनुसार वो काम करना नहीं चाहते हैं। विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जहां आज मुसलमान धर्म होने की वजह से वो समाज, वो राज्य तक पिछड़ गए हों, चाहे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख लो, अफगानिस्तान को देख लो, या अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसे जो मुस्लिम धर्म होने के नाते इतनी कट्टरता है या धर्म का इतना डर है कि वहाँ उनको फतवा हो सकता है कुछ भी करने पे। कुछ कानून उनके अच्छे भी हैं, सख्त होने की वजह से कुछ अपराध रुकते हैं, लेकिन अधिकतर अपराध जिन्होंने कानून बनाए हैं वो सबसे ज़्यादा अपराध वही करते हैं। और चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, धर्म में कानून लिखने वाले कानून को जब तोड़ते हैं तो अपराध होता है। तो मुसलमानों के बारे में आम धारणा है, क्या है धारणा, कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन अब ये बीते समय की चीज़ है। अगर हम पूरे मुस्लिम समाज को आज के संदर्भ में सोच लें कि ये ऐसा ही है, नहीं, अब मुस्लिम समाज में लोगों में बदलाव आ रहा है, ठीक है, लोग अब अपनी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और लड़की और लड़के में कुछ हद तक भेदभाव करना कम शुरू कर दिया है। उनको समाज में समझ में आ गया है, आज वो मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया या संसाधनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर हम भी ऐसे पिछड़ते रहेंगे तो हमारे बच्चे भी पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो वो काफ़ी हद तक वो अपने बच्चों को मॉडर्न स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, आगे अच्छी एजुकेशन देते हैं, आगे भेजते हैं और नौकरी या बिजनेस के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। काफ़ी हद तक भेदभाव है, लेकिन अभी भेदभाव है। कारण है कि जो लोग पढ़े लिख गए वो लोग तो इस चीज़ को समझ गए, जो लोग कम पढ़े लिखे पाए या जो लोग अभी धर्म की कट्टरता या धर्म की जाड़ में जकड़े हुए हैं धर्म में, तो वो लोग अभी कट्टरता पर से छूट नहीं पाए हैं, या मौलवी मुल्ला उलेमाओं के जाल से वो नहीं छूट पाते। उन्हें डर है कि हम कुछ ऐसा करेंगे तो मेरे खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। महिलाएं भी डरती हैं। क्यों डरती हैं? कि कहीं पुरुष सोते हुए या बोलते, ठीक है, हालांकि सोते हुए जायज़ नहीं है तलाक बोलना, ठीक है, अगर वो अपने होश हवास में बोलता है, मतलब कि चीर पर मतलब अपने आँख कान उसके नींद में नहीं है, तो उसे
तलाक तलाक बोलता है तो उसे तलाक मान लिया जाता है। मुस्लिम समाज में अभी यही बदलाव लाना है कि कोई व्यक्ति गुस्सा आ जाए तो पता लगा अपनी बीवी को तलाक 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 बोल दे। एक से अधिक शादियां करने की अनुमति है, लेकिन एक तलाक होने के बाद दूसरी शादी तब कर सकता है। हिंदू विवाह मतलब भारत में ऐसा कानून प्रचलित है मुस्लिमों के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख सकते हैं, तो इसलिए स्कूल नहीं भेजते हैं, ठीक है। जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। जो बच्चे, क्योंकि मुस्लिम समाज में शिक्षा की कमी है इसलिए गरीब हैं, क्योंकि ये वही काम करते चले आ रहे हैं जो उनके माता पिता या उनके दादा दादी करते चले आए। पता लगा ये किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, वर्कर के रूप में, या कहीं पे अपनी दुकान खोले हुए हैं, तो वही काम ये लोग करते चले आ रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण शिक्षा ही है। गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, ठीक है। लड़कियों को ये लोग स्कूल भेज भी नहीं पाते हैं और ये लोग भेजना पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि महिलाओं को ये माना गया कि महिलाएं पढ़ लिख के क्या करेगी, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग, मुस्लिम समाज के लोग को, धार्मिक कट्टरता के जो लोग हैं वो इस चीज़ को खूब फॉलो करते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, देश बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, आप भी बदल जाइए। तो जल्दी ही जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचने का प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। ऐसे सर्वेक्षण NGO के द्वारा या सरकार के आए हैं कि सरकार ने जहाँ जहाँ तक शिक्षा के व्यवसाय, आप जैसे इनके लिए जो स्कूल हैं वहाँ हर लड़की लड़के को उस बाद भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, पढ़ेंगे, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे किसी अन्य जाति का हो। तो अब मुस्लिम धर्म के लोग भी धीरे धीरे इस कट्टरता को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र चाहे शहरी क्षेत्रों में वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। सरकार इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी उठा रही है, और वो किस मुस्लिम धर्म है इसलिए नहीं, मुस्लिम धर्म के लिए विशेष सुविधाएं विशेष योजनाओं के तहत दी गई है। लेकिन एक योजना जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू जाति के लड़कों को या लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी, इसमें सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को एक साथ शिक्षा के प्रावधान हैं, ठीक है। तो इस शिक्षा के तहत इनको शिक्षा देने के प्रावधान है। बच्चे जा रहे हैं आज और स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर केरल के स्कूल पर प्रायः घर के पास हो रहे हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है, ठीक है। जहाँ जहाँ सुविधाएं अच्छी है वहाँ और अच्छी शिक्षा है। देख लीजिए, अब केरल या साउथ इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो अच्छे शिक्षित हैं, और आज सबसे ज़्यादा मुस्लिम, अगर कहीं का जहाँ ज़्यादातर जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो साउथ इंडिया का है, और विदेशों में अच्छी बिजनेस, अच्छे काम, अच्छे पैकेज पे नौकरी कर रहे हैं। आप देखेंगे चाहे केरला हो, चाहे तमिलियन हो, ठीक है, और भी जो कर्नाटका है उस रीजन से हों, तो काफ़ी अच्छे पदों पे हैं, काम करते हैं। भारत सरकार की बहुत अच्छी नौकरियों के पद पे हैं, ठीक है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं, ठीक है। अब वहाँ के शिक्षकों में देखोगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी शिक्षक हैं, इसकी बात हो रही है। इन सभी कारकों ने बहुत सारे क्या है गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं, ठीक है। ये सब जो फैक्टर्स थे, इनमें गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की, और इसमें मुसलमान के बच्चे भी इम्प्लिसिट या शामिल थे। अब हम बात करें कि दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहाँ गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल जाने में मुश्किल आती है, ठीक है। चाहे वे मुसलमान हो, चाहे जनजातीय हों, या फिर अनुसूचित जाति के हों, ठीक है। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों को स्कूल से गैर हाजिर का कारण धर्म नहीं गरीबी है, ठीक। यहाँ ये कहा गया है कि जो मुसलमान, चाहे वो जहाँ जिन राज्यों ने मतलब गरीब बच्चों के लिए या ऐसे संसाधन ग्रामीण परिवार के लिए स्कूल नहीं, सुविधा नहीं हो पाई, चाहे वो मुसलमान, जनजाति या ST SC वर्ग के हों, तो ये कहा गया है कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं इनको स्कूल से गैर हाजिरी का मुख्य कारण धर्म नहीं गरीबी है, ऐसा माना गया है, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट की बात है कि ये गरीबी ही मेन कारण है, ठीक है। अगर आपको कहीं लिखने का आएगा तो आप कहेंगे गरीबी ही मेन कारण है, ना कि धर्म। लेकिन धर्म दूसरा पहलू है कि ये जो मुस्लिम महिलाओं को
स्कूल जाने से रोकती हैं। धर्म की वजह से उन्हें ये कहा जाता है कि पढ़ लिख के क्या करोगी। कुछ कुरान पढ़ने को दे दी जाती है, कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ स्कूल स्पेशल होते हैं तो वहाँ महिलाओं को स्कूल भेजा जाता है, बस कुछ पढ़ाई करने के बाद उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं। महिला बाल विवाह का प्रचलन है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम धर्म में है, सभी धर्मों में है। खासकर ग्रामीण परिवार में जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगा। तो गरीबी मेन है और धर्म दूसरा कारण है, ठीक है। अगर मुस्लिम देखोगे तो ये सब चीज़ें हैं। गरीबी क्यों है? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, इसलिए गरीबी है, और गरीब हैं तो इसलिए शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चक्रजाल एक बन गया है, इसको तोड़ने का प्रयास है हमारा और सरकार, आप सभी लोगों का सहयोग दें। अब हम बात असमानता एवं भेदभाव की अगर बात करें, कैसे होते हैं भेदभाव? तब होता है जब पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं हम। भेदभाव या कब करते हैं? जब हम किसी व्यक्ति के बारे में रूढ़िबद्ध या पूर्वाग्रह की धारणा बना लेते हैं, उसी आधार पर उसे व्यवहार करने लगते हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। लोगों को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। हो सकता है तुम उसे अपमानित कर रहे हो, चाहे वो आपको हो सकता है कि वो गरीब हो सकता है जात के आधार पर नीचा दिखा, हो सकता है अमीरी गरीबी के आधार पर नीचा दिखा सकते हो सकता है कि आप अपने पहनावा, अपने कल्चर से उसको नीचा दिखा सकते हो। ये सब कारण हो सकते हैं। कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, ठीक है। जैसे वो कोई काम करने चलेंगे तो आप पीठ पीछे उनको अपने जो भी आपके पास कम्युनिकेशन साधन होंगे तो उसको भाग लेने से रोकेंगे कि किसी तरीके से रोका जाए, मानसिक रूप से उसे जो कहेंगे कि प्रताड़ित कर सकते हैं, ठीक है। किसी खास नौकरी करने से रोक सकते हैं। हो सकता है उसको आपको नौकरी लेने से उसके मतलब काम में आप टांग अड़ाते हों। उनका धर्म अलग है इसलिए आपने ऐसा पूर्वाग्रह बनाया, ठीक है। यह विविधता का एक पहलू है, ठीक है। विविधता का मात्र एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग विभिन्न धर्मों जब अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि के मानते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि जब वो दूसरे लोगों को, दूसरे की प्रथाओं को, रिवाजों को जो है अपने रिवाजों और प्रथाओं से निम्न कोटि का मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं ये काम कैसे कर सकता है, ये हमारे अंदर प्रथा है, ये कैसे कर सकता है, ये रिवाज चला आ रहा है सदियों से कि ये काम हमने किया है, ये कैसे कर सकता है। तो ये सब प्रथा क्या है? ये सब पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो व्यक्ति को जड़ता या नकारात्मकता की ओर ले जाती है, ठीक है। तो यही नकारात्मकता व्यक्ति का जो है क्षीण या करती है। अब आर्थिक पृष्ठभूमि विविधता का कारण नहीं होती, हम सभी जानते हैं, ठीक है। आर्थिक पृष्ठभूमि विविधता का कारण नहीं माना गया है, ठीक है। मेन कारण नहीं है, ठीक है। विविधता में अमीरी गरीबी अगर आप नीचा दिखाते हैं तो ये नकारात्मक विविधता हो सकती है आपका, बल्कि ये असमानता का कारण होती है, ठीक है। तो असमानता का कारण है। आप अमीरी गरीबी दिखाएंगे तो ये विविधता नहीं। हाँ, आर्थिक पृष्ठभूमि, इस पॉइंट को याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि आर्थिक पृष्ठभूमि विविधता का कारण होती है, ये आपको स्टेटमेंट में कहीं मिल जाए, नहीं, आर्थिक पृष्ठभूमि विविधता का कारण नहीं होती है बल्कि असमानता का कारण होती है। इसको इस रूप में सीधा सीधा रखें कि अमीरी गरीबी हो सकती है लेकिन विविधता उत्पन्न नहीं हो सकती है। क्योंकि एक जाति में जो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे उच्च जाति निम्न जाति, उसमें अमीरी और गरीबी दोनों जो होती हैं, ठीक है। कई जगह कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन अमीरी गरीबी कई जगह होती है, तो वो असमानता का कारण होती है। कुछ लोगों को विविधताओं और असमानताओं पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। क्या होता है? कुछ लोगों को विविधताओं और असमानताओं पर आधारित, जैसे कुछ विविधताएं आपको बताएं, कुछ असमानता जो अमीरी गरीबी के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कारण है पहला, वे उस समुदाय के सकते हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं जाना जाता है। आपने पहले से रूढ़वादी या आपने पूर्वाग्रह बना लिया कि वो उसकी संस्कृति अच्छी नहीं है, वो उस समाज से आता है जो गंदी है। यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, ठीक है। यदि वे गरीब हैं और उनके पास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है तो आप इस कारण भी भेदभाव कर रहे हैं। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ये सभी जो है एक खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ऐसा देखने को मिल रहा है, मिलता भी है और आगे भी आपको हो सकता है देखने को मिले, ठीक है। भेदभाव का सामना करने पर क्या होगा, अब आपको दिखाते हैं। भेदभाव का सामना करने पर आप देखिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, ठीक है, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती, बुनाई इत्यादि, सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, ठीक है, कचरा उठाना, ठीक है।
ठीक है। अब ये से देख लीजिए, ठीक है, जैसे पढ़ाना बहुत अच्छा काम माना जाता है, ठीक है, बर्तन बनाना, मछली, ये सब व्यवसाय हैं, मछली पकड़ना, बढ़ईगीरी, खेती, लेकिन अगर इत्यादि। फिर हम यहाँ से बात करें, अगर जैसे आजीविका चलाने के लिए तरह तरीके कैसे हैं, जैसे कोई पढ़ा रहा, बर्तन बना रहा है, जैसे उसका काम है बर्तन फैक्ट्री है, मछली पकड़ने के उसके पास जगह है, उसकी अपने तालाब हैं, ये भी एक मत्स्य पालन कर रहा है, बढ़ईगीरी मतलब उसकी कोई लकड़ी की दुकान है, खेती कर रहा है, या बुनाई, जैसे उसका बुनाई का कोई कारोबार है, ये सब कार्य हैं तो इसे अच्छा मान लिया जाता है, कम ज़्यादा। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति सफाई कर रहा है, कपड़े धोता है, बाल काटता है, कचरा उठाता है, ये क्या होता है, ये कम महत्व के माने जाते हैं। जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें गंदा और अपवित्र माना जाता है, इनमें छुआछूत की भावना होती है, इन्हें नहीं छुएंगे, ठीक है। ये हालांकि अब अस्पष्टता का अंत अपने आर्टिकल 17 में कर दिया गया, आपको बेसिक सी जानकारी है, पता होगी। ये जाति व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है, ये जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर कई पूर्वाग्रह और कई रूढ़बद्ध धारणाएं विकसित होती हैं, और मेन कारण है कि धर्म और जाति के आधार पर अधिकतर लोगों में जो रूढ़वादी और जो पूर्वाग्रह होते हैं वो धर्म और जाति के आधार पर ही बनते हैं, ठीक है। धर्म और जाति के आधार पर लोग रूढ़वादी और पूर्वाग्रही होते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये निम्न जाति का है, और यही नकारात्मकता दोनों लोगों को हानि पहुंचाती है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, ठीक है, इनको जिनमें एक जाति दूसरी जाति से ऊपर या नीचे थी, ठीक है। जैसे आप बहुत सारी सीढ़ियां मान लो, ठीक है, यहाँ मान लो जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ऐसे करके इसको फिर इसमें सब पार्ट हो गया, तो इस तरीके से है, ये सीढ़ी नुमा है। फिर हम बात करें दलित। अब एक दलित है, ठीक है, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लिए लोगों की पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी को दलित कहें तो उसे निम्न जाति का माना जाता है, उसे दलित बोलते हैं, ठीक है। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे किसी को अछूत कहो तो वो ज़्यादा गुस्सा होगा, लेकिन उसको अगर दलित कहो तो थोड़ा सा उसे कम खराब लगेगा। ऐसा देखने को भी आया है, ऐसा बोला भी जाता है, इसीलिए दलित को बोला गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल या सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर कई बार या अपनी दलीलें भी दी हैं कि किसी को जात के आधार पर अपमानित नहीं कर सकते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलितों के लोगों को दबाकर रखा है। जैसे महिलाओं को दबाकर रखा, उनसे ज़्यादा इनके साथ सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है, ठीक है। जो दलित होते हैं उन्हें SC वर्ग में रखा जाता है, ठीक है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। दलित में कहा गया है, दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि उन्हें दबाया गया है, सदियों से कुचला गया है, इसलिए उन्हें दलित बोला गया है, ठीक है। तो दलित समाज, या आप उसे कहो कि छुआछूत कह दो, या उसे कह दो अछूत है ये, तो उसे ज़्यादा पीड़ा होगी मानसिक रूप से। उन्हें दलित का मतलब है, दलित में है कि उन्हें सदियों से दबाया और कुचला गया है, इसलिए उन्हें दलित कहा गया है। ऐसा कहने पर आप किसी को अछूत ना बोलें, दलित कह दें, ठीक है। अगर आप किसी को बोलें, सम्मानजनक शब्द बोलें, ठीक है। और पहले तो आप उन्हें दलित ना ही बोलें, उन्हें आप उनके नाम से पुकारें, ठीक है, बड़े छोटे के भाव से उसे सम्मान दें, सबसे अच्छा है। फिर हम बात करें विविधता एवं भेदभाव। रूढ़बद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है, ठीक है, आप शब्द में लिख सकते हैं। अभी आपको बताया कि रूढ़बद्ध धारणाओं और भेदभाव, रूढ़बद्ध धारणाएं कैसे बनती हैं, फिर भेदभाव कैसे करते हैं। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अभी पीछे इन चीज़ों को बता चुके हैं आपको कि जाति व्यवस्था में लोगों को समूह पीढ़ी सीढ़ी के तले में रखा गया। जाति व्यवस्था को आपको बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, इन सबको रखा गया, जो उनको अछूत और अयोग्य कहा गया है, जो सबसे नीचे हैं। जात प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे, आप सभी को पता है। इन्हें अछूतों के अलावा, ठीक है, इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा अन्य कोई काम करने की अनुमति नहीं थी, छूट गया है आगे। अब हमारे सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में या हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुए थे, उसमें बहुत सारे ऐसे नेता उभर के आए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक आंदोलन भी चलाए, ठीक है। कई कुप्रथाओं को बंद कराया, कई तरीके की सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी,
कई तरीके के राजनीतिक अधिकार दिलाए, सामाजिक अधिकार दिलाए, ठीक है, अपने संविधान में उनको अधिकार दिलाया। ये बहुत सारे काम किए गए, उनमें से एक नाम है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आपको भीमराव अम्बेडकर का नाम पता होगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर महार जाति के थे, महाराष्ट्र के थे। ठीक है, तो इनके बारे में कहानी है एक कि ये इनके पिताजी जॉब करते थे, तो ये एक बार स्टेशन से उतरे और खड़े होते, कपड़े अच्छे पहने हुए थे। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, तो उसने बोला इस गांव, अपने गांव का नाम बताया। तो उन्हें उस गांव का नाम स्टेशन मास्टर को पता था। तो स्टेशन मास्टर ने उनकी जाति का नाम पूछा तो बता दिया महार। तो स्टेशन मास्टर थोड़ी देर बाद, मतलब तुरंत ही वहाँ से चला गया मुंह बना के, ऐसा इनकी जीवनी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब शाम होने को थी। ठीक है, स्टेशन के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला इनको या इनकी जाति को महार समझ के अपनी गाड़ी पे इसलिए नहीं बैठाना चाहता था कि मेरी गाड़ी अछूत हो जाएगी, हमें गाड़ी धुलनी पड़ेगी, हमें अपने बैलों को भी नहलाना पड़ेगा, हमें स्वयं नहाना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ दान पुण्य करना पड़ जाए ब्राह्मण को। इस चक्कर में किसी ने नहीं बैठाला, फिर इन्हें अपनी ही जाति की एक गाड़ी पे बैठकर अपने गांव जाना पड़ा। ठीक है, ये कहानी है, कभी आप एनसीईआरटी में दी हुई आप पढ़िए इस चीज़ को कि इन्हें ऐसे ही दलित नहीं कहा गया है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जो 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता, ठीक है, इन्हें भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। इन्होंने आर्टिकल 32 को जो है भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में कहा है। ठीक है, सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है इन्हें। अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। महार जाति में जन्म हुआ, अछूत जाति मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी। ठीक है, बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो खुद भी करते थे, दूसरों को खेतों में काम करना या गांव के बाहर रहना पड़ता था। पहले के लोगों का क्या था कि जो अछूत जिन्हें बोला जाता था वो गांव के बाहर रहते थे, महार हो या और भी जात के लोग हों। गांव के अंदर आने पर इज्जत नहीं होती थी, गांव के अंदर घुसने पर पूरे गांव को अपवित्र माना जाता था। कई जगह तो पहले ऐसी कुप्रथाएं थी, मार तक दिया जाता था। फिर धीरे धीरे संविधान बनाए, इन कुप्रथाओं पर धीरे धीरे रोक लगी। ठीक है, लोगों को बदलना पड़ा अपने आप को। अम्बेडकर अपनी जाति से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज में पूरी पढ़ाई की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। ये पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर ये वकील बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने दलितों को, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, फिर ये लौट के जब आए तो उन्हें लगा कि हम जैसे शिक्षित हुए तो उन्हें अपनी जात या अपने धर्म जात के लोगों को लगा कि ये तो बहुत पिछड़े हुए हैं। दलितों से अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर नहीं निकल सकें। ठीक है, जैसे गांधी जी कहते थे कि कोई व्यक्ति है उसे वही व्यक्ति काम करना चाहिए जो जिसमें शुरू से उनके पिता करते आए कुशल, तो इससे कह रहे हैं कि उसमें उसकी कुशलता और बढ़ेगी। ये कह रहे थे कि नहीं, जाति के आधार पर काम नहीं, जाति के आधार पर हमको नहीं, जाति व्यवस्था से बाहर निकल के हमको काम और नौकरी करना है, ऐसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मंदिरों में प्रवेश के लिए जो प्रयास किए गए थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। ठीक है, उन्हें ऐसा धर्म की तलाश थी। ठीक है, दलितों को मंदिरों में प्रवेश के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे अम्बेडकर ने उनका कई बार नेतृत्व किया। कई तालाबों या किसी पानी पीने के लिए उन्होंने कई बार नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको सम्मान की निगाहों से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। ठीक है, जाति प्रथा के अवश्य और ऐसा समाज बनाने की तरफ हमें काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो और ना कि कुछ लोगों की। उन्होंने कहा कि हमको एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां सभी लोगों की इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की। और उन्होंने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो इनके साथ बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को अपनाया लोगों ने, महार जाति या दलित सब लोगों ने। और बौद्ध धर्म भारत में फला फूला, या पहले क्या था, पहले जो लोग गरीब थे या जो लोग ऐसे थे, तो बौद्ध धर्म में ऐसी बहुत सारी खूबियाँ थी जिनको लेके काफ़ी संख्या में बौद्ध धर्म फला फूला। ठीक है, उसमें ऐसे भी कुछ फैक्टर थे जिसको लेके आप कह सकते हैं। और फिर हम कह रहे थे कि जाति के
जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई बार गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि यह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं दिलाता है। ठीक है, उनको गतिविधियां मतलब कार्य करने से रोकता है, साथ साथ उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलता है। और ये आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है किसी, ठीक है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या यूपी की कुछ जगह हो, दूसरों को मिलता है। कई बार आपने सूचनाएं पढ़ी होंगी कि मिड डे मील में जो है, अगर कोई जाति का लोग, कोई खास जाति के लोग खाना बना रहे हैं तो वहाँ के जो उच्च जाति के बच्चे होते हैं वहाँ खाना नहीं खाते हैं। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा लोग करते हैं कि हम अपने बच्चों को खाना नहीं खाने देंगे, या हम अपने बच्चों को एक लाइन में खाना नहीं खिलाएंगे जिसमें सब बच्चे खाना खाते हैं। हम अपने बच्चों के लिए अलग से लाइन लगाएंगे, अलग से थाली प्लेट लगेगी। ऐसा अभी भी कई जगह होता है। ठीक है, सरकार ने हालांकि रोक लगा रखी है, लेकिन अगर सरकार की निगाहों से छुप कर ऐसा काम होता हो तो नहीं कह सकते, लेकिन कानून की नज़र में ऐसा अपराध है। ठीक है, और इसे नहीं मानना है। ठीक है, बच्चे पैसे देने को तैयार थे, ठीक है, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से स्टेशन मना कर दिया। क्यों? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि महार जाति के थे। तो इसी के संदर्भ में है, भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में। स्टेशन पर लोगों ने अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया आपको पता है। ठीक है, पहले तो कपड़ा पहने हुए थे, बड़ा अच्छा लगा, उन्हें लगा किसी संपन्न परिवार से, अच्छी जाति के होंगे, तो स्टेशन मास्टर साहब दौड़े चले गए। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है? क्या आपके प्रति लोगों ने कोई पूर्वाग्रह बनाया है? आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? क्या आपने कभी अनुभव किया है, या आपने व्यवहार को ऐसा देखा है, या क्या आपने ऐसा कभी व्यवहार किया है दूसरे के साथ, और उससे आपको कैसा महसूस हुआ है? इन सब चीज़ों पे आप खुद ही कुछ लिखें, समझें। ठीक है, तो आपको लगेगा। फिर हम बात करें ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था। ठीक है, समानता के लिए संघर्ष की बात होने लगी। ठीक, तो ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय। अब तो ब्रिटिश शासन से जब आज़ादी दिलाने के लिए बात चली, सॉरी आज़ादी है यहाँ, शाह की जगह जा है, के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। ठीक है, दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, ठीक है, दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश और संघर्ष किया, समानता के लिए संघर्ष किया। और ये तभी किया, समानता के लिए संघर्ष होने लगा जब ब्रिटिश रूलिंग के खिलाफ हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस लड़ाई के साथ साथ हम ये लड़ाई भी लड़ रहे थे, भारत में जो सामाजिक राजनीतिक नेता थे, वो जैसे अम्बेडकर हुए, राजा राम मोहन राय हुए, रनाडे हुए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सोशल जो नेता थे, ठीक है, ज्योतिबा फूले थे। तो इन सभी लोगों ने समाज के पिछड़े लोगों के लिए, अशिक्षित लोगों के लिए ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी, स्त्रियों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, चाहे विधवा विवाह हुआ, इसके लिए लड़ाई लड़ी गई, शारदा एक्ट आए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की लड़ाइयाँ लड़ी। और संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए, ठीक है, साउथ इंडिया में खासकर संघर्ष किया गया। महिलाओं ने मांग की कि वे जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है उन्हें भी मिले। ठीक है, इस बात को महिलाओं ने अपनी बात रखी, और ये आंदोलन ब्रिटिश संतता के समय ही कुछ तरीके से हुए, लेकिन बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ तब इसकी धीरे धीरे जोरदार वकालत हुई। ठीक है, स्त्री पुरुष शिक्षा या समानता के अधिकार को भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को समान भाव से रखा गया। ठीक है, तो उसकी फिर वकालत होने लगी, उस पर कानून बनने लगे। किसानों और दलितों ने अपने अपने आपको जमींदारी और ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, ये समानता के लिए सभी संघर्ष हुए हैं। अब हम देखेंगे कि 1947 में जब आज़ाद हुआ भारत, तो एक राष्ट्र बना। हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में बहुत सारी असमानताएं थी, अमीरी गरीबी थी। ठीक है, बहुत सारी मतलब मानसिक जड़ता, पूर्वाग्रह से भरी हुई मतलब असमान विचार थे। तो संविधान लिखने वाले नेताओं ने, विधि विशेषज्ञों, इस बात से पूर्णतः मतलब परिचित थे, क्योंकि संविधान निर्माता या संविधान विधि विशेषज्ञ जो थे, उन्होंने पहले ही सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में यह अनुभव कर चुके थे कि समाज में किस तरीके के लोग रहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, जाति, समाज, कल्चर, धर्म के आधार पे। ठीक है, और समाज में कैसे भेदभाव किया
किया जाता है। लोगों ने उनके खिलाफ किस तरीके से संघर्ष किया उन्होंने ये भी देखा। कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा बने, जैसे अम्बेडकर, आपको पहले बता चुके हैं। अब कहते हैं भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा। जब भारतीय संविधान निर्माता खासकर अम्बेडकर ने संविधान में एक ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। ठीक है, ऐसा लक्ष्य रखा कि सभी लोग बराबर हो जाएं। इसके लिए बहुत सारे संविधान निर्माता और विशेषज्ञों ने कई सारे संविधानों का अध्ययन भी किया, पहले भी किया। संविधान लिखते समय ऐसे संविधानों का अध्ययन किया कि कैसी संविधान की कोई अच्छी चीज़ है, उसे अपने संविधान में अपनाया गया। ठीक है, और खासकर नागरिकों के हितों में समानता का अधिकार रखा गया। स्त्री पुरुष के संदर्भ में समानता का अभाव रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। संविधान को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। ठीक है, समानता को अहम मूल्य, मतलब समानता जो अपने आर्टिकल 14 में इम्प्लिसिट है, और भी कई जगह है, लेकिन समानता के अधिकार को आर्टिकल 14 में कहते हैं, एक मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। हम सभी को क्या करती है? हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। ठीक है, एक भारतीय के रूप में जोड़ देती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे, समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं अस्पृश्यता यानी छुआछूत क्या होती है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को क्या क्या अपराध की तरह देखा जाता है। ठीक है, अब इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 17, लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। मतलब अब अपने काम को अपनी जाति, अपने धर्म से अलग हटकर भी कोई भी नौकरी पा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि और भी है, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको आज़ादी है, धार्मिक स्वतंत्रता की भी आज़ादी है। सम्मान, दूसरे को धर्म को सम्मान देने की आज़ादी है, तो दूसरे धर्म के कुछ चीज़ों को आप अपना सकते हैं, तो अपनाने की भी आज़ादी है। ठीक है, फिर है विविधता एवं भेदभाव में अगले संदर्भ में देखते हैं कि संविधान निर्माताओं ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली। ठीक है, सरकार पर यह, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो अपने संविधान में जैसे मूल अधिकार, नीति अनुसरता, मूल कर्तव्य, ठीक है, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदार डाली कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़े समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदा दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। ऐसे ऐसे आर्टिकल बना दिए कि इनको सरकार जब चलाएगी तो उनसे संबंधित कानून बनाएगी। ठीक है, कानून बनाएगी तो उनके लिए काम करेगी। ऐसे ऐसे विशेष कदम इनको उठाए गए। अब इसमें हमको देखना पड़ेगा कि कैसे, कब, कैसे कैसे काम करना है, कौन से आर्टिकल के तहत क्या लाया गया, कौन सा कानून निकला। शिक्षा का अधिकार हो, रोज चाहे मनरेगा हो, चाहे और सारी स्त्री पुरुष समानता हो, बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, बहुत सारे ऐसे डीपीएसपी पे वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करने के लिए कि सबको अच्छी आमदनी, स्त्री पुरुष समानता का भेदभाव खत्म हो जाए। इन सब चीज़ों को काम करने के लिए बहुत सारे कानून पहले अपने संविधान में आर्टिकलों में उन चीज़ों से जोड़ा गया, उनसे रिलेटेड बहुत सारे कानून बने। आज हम बात करें, आज लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए क्या हैं? बिल्कुल आज़ाद हैं। आज लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए क्या हैं? नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं, वो कोई भी नौकरी कर सकते हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थड़े पड़े समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदा दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। ठीक है, अब आज़ाद तो थे ही, संविधान बन गया तो लोग आज़ाद हो गए कोई भी काम करने के लिए, लेकिन संविधान के तहत, संविधान के बाहर जाके नहीं। स्वतंत्रता मिली थी लेकिन स्वच्छंदता नहीं, मतलब तरह तरह की आपको पाबंदियां भी थी कि आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, किसी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, कहीं आप ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं बोलेंगे जिससे दंगे हो जाएं। तो ये सब आज़ादी थी आपको, काम की, स्वतंत्रता की, नौकरी करने की, लेकिन आप पे सरकार ने या संविधान में जगह जगह पाबंदियां भी लगाई हैं। ठीक है, सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली गई थी कि वह जो गरीब हैं, जो मुख्यधारा में अलग थलग पड़े हुए हैं, जिन्हें सदियों से हम लोग कुचला और दलित मानते आए थे, उन संविधाओं में समानता के अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए गए। जैसे नौकरियों में रिजर्वेशन आया, उनके लिए विशेष पॉलिसीज आई कि इनको थोड़ा फ़ायदा मिले, इनके धर्म, इनकी जात के लोगों को, कुछ लोगों को जो पढ़े लिखे हैं वो नौकरी के लिए फॉर्म आवेदन करेंगे तो उन्हें नौकरी मिल जाएगी।
अन्यथा जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पढ़ते चले आए थे उनके सामने ये पिछड़ जाते थे, इसलिए रिजर्वेशन आया। लेकिन आज रिजर्वेशन का जो लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य से पिछड़ गया है, इसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। ठीक, अब हम बात करें, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना। ठीक है, हमको विविधता की इज्जत संविधान लेखक या संविधान विशेषज्ञ या संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि हमको विविधता की इज्जत करना, उसको मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि विविधता की इज्जत करेंगे, ठीक है, एक दूसरे विविधता है तो उनकी इज्जत करें, उन्हें मूल्यवान समझें, उन्हें आप मूल्य के रूप में लें कि हमारा मूल्य है, ठीक है, वैल्यूज हैं, और समानता सुनिश्चित करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, ठीक है, अपने धर्म का पालन करें, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने, अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान ने सभी धर्मों को दी रखी है। ठीक है, और इसका वो भरपूर फायदा और आनंद उठाते हैं। ठीक है, अब कोई एक भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं है बनाना चाहिए। कोई भी एक भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, ऐसा है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, कोई भी भाषा, कोई एक भाषा, धर्म, त्यौहार अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा, ना ही भारतीय संविधान में इसे अपनाया गया। ठीक है, उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। ठीक है, और इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को बराबर सम्मान और बराबर मानती है। ठीक है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कानूनी रूप से भी है और बिना भेदभाव के अब वो अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, ये धर्म का पालन बिना भेदभाव के जब अपने धर्म का पालन करते हैं तो ये हमारी एकता में, विविधता में एकता की बात की होती है, उसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है या देखा जाता है। हम एक साथ इकट्ठे और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, ऐसा हमारे धर्मनिरपेक्ष होने का दावा होता है। जब हम लोग इकट्ठे और एक साथ इज्जत एक दूसरे करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सभी धर्मों के, चाहे व्यक्ति हो चाहे राज्य हो। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति भी एक राज्य की संकल्पना के रूप में माना गया है। तो हम यही कहेंगे कि जब हम हमारी एकता महत्वपूर्ण कारक रूप में हम देखते हैं, बिना भेदभाव के किसी धर्म को मानते हैं और हम इकट्ठे हो गए और एक दूसरे की इज्जत कर दिए तो हम धर्मनिरपेक्ष हो गए। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए आप, ये हमारे संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य हैं, इनको आप पहचानिए। ठीक है, जानिए कि संविधान समिति में कौन कौन सदस्य थे, क्या क्या नाम थे, कितने थे। ठीक है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज बढ़ाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। अब बात करें भारत के संविधान का जो मुख्य प्रश्न था, लिखा गया था कि संविधान का पहला प्रश्न जिसमें स्पष्ट कहा गया कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है, ये हमारे मुख्य प्रश्न के संविधान में लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, ये उद्देश्य का है, भारत का संविधान है, इसे आप पढ़िएगा, इसमें ये पूरा कुंजी है हमारे संविधान की। ठीक है, निचोड़ है। अब हम बात करें अगर अभ्यास के रूप में कुछ क्वेश्चन, नीचे कुछ मेल कराए गए क्वेश्चन धारणाओं को कैसे आप सुनाइए। जैसे ये दो कूट वाला क्वेश्चन है, को ऐसा करेंगे कि दो डॉक्टर खाना खाने बैठे हैं और उनमें से एक डॉक्टर ने मोबाइल फोन पर करके क्या किया, आपने मोबाइल करके अपनी क्या किया, अपनी बेटी से बात की और उसे स्कूल से लौटी थी। तो जिस बच्चे ने चित्रकला, इसको मतलब इससे मिला दीजिए, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती थी वह मंच पर, ठीक है, क्या थी, पुरस्कार लेने के लिए एक पहिए वाली कुर्सी पर गया। ठीक है, संसार का सबसे तेज धातु में से कौन एक है, आपको पता है, और वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पूरा हुआ। ये देखिए, संसार का सबसे तेज धातु में से एक दमा का पुराना मरीज है, ऐसे कह सकते हैं। ये भेदभाव से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपको सहायता मदद मिलेगी।
फिर हम और क्वेश्चनों की बात करें, लिखें, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, ऐसा माना गया है और अभी भी ये पूर्वाग्रह हैं बहुत सारी कि लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता है, चाहे वो राजस्थान के इलाके हों चाहे हरियाणा के इलाके हों, ठीक है। और मतलब कि बहुत ज़्यादा केस हरियाणा में आए, अब तो इतने हालत के शायद कि वहाँ का लिंगानुपात गिर के सबसे नीचे चला गया, अब जाके कुछ सुधरा हुआ है। राजस्थान में भी ऐसा है कि लड़कियों को कोख में मार दिया जाता है, अब तो इसके लिए कानून बनाया गया है कि सजा हो सकती है अगर आपने ऐसा चेकअप करवाया। ये पूर्ववती धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है, ठीक है। ये पूर्ववती धारणा है कि जिसको कोख में मार देना माँ बाप के लिए बोझ है, उसको अलग अलग 5 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। इसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं किसी लड़की पे, इसके आप 5 प्रभाव अपने शब्दों में लिखिए, देखिए आपको लिखने में समझ में आ जाएगा कि क्या क्या भेदभाव लड़की के साथ होते हैं पूर्वाग्रह के तहत। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है, ठीक है। आपने अगर संविधान के बारे में कुछ जाना है, समानता पढ़ी है, तो समानता के बारे में क्या कहती है कि समानता कैसे आई, क्या है इसके अंदर, ठीक है। भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के तहत आई है, इसके तहत कोई कानून बने हैं, क्या बने हैं। आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों को में समानता होना जरूरी है, आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है, ऐसा क्यों लगता है। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं, कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह भरा, आप कहीं उपस्थित हैं तो किसी व्यक्ति के अंदर एक पूर्वाग्रह हो सकता है, वो धर्म के आधार पर भी हो सकता है, जाति के आधार पर भी हो सकता है, या आप में और किसी अन्य आधार पे आपके पहनाव को लेके हो सकता है, आपकी अन्य किसी पूर्वाग्रह से भर सकता है। ऐसे में अक्सर हम कई विरोधों की स्थित में नहीं रहते हैं, ठीक है। अक्सर कर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है, क्योंकि वो कटाक्ष या व्यंग भरे शब्दों में बोलते हैं, तो हमको थोड़ा सा असहाय महसूस कराने के लिए बोलते हैं, खुलकर वो आपकी आलोचना ही नहीं करते हैं, या ग्रुप में करते हैं, आप अकेले होते हैं तो नहीं बोल पाते हैं। अपनी कक्षा को 2 समूह में बांटिए, ठीक है। प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करें और दी हुई परिस्थितियों पर क्या वे करेंगे, लिखें आप। जैसे दी हुई परिस्थितियाँ दी हैं, गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है, ठीक है। गरीब होने के कारण एक सहपाठी आपको क्या कर रहा है, चिढ़ा रहा है, तो आप इस पे लिखिए कि आप गरीब हैं तो चिढ़ा रहा। आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय से पूर्वाग्रह पर टिप्पणी करता है, ठीक है। आप टीवी पर बैठे हुए हैं, मान लो कोई व्यक्ति आया कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ठीक है, ये पूर्वाग्रह से टिप्पणी करता, तो आप क्या करेंगे। आपकी कक्षा के एक बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं, ठीक है, कि ये लड़की के साथ खाना, क्योंकि वो सोचते हैं वह गंदी है। मतलब आपके अंदर पूर्वाग्रह बैठे हैं कि इसकी गंदगी, इसके साथ खाना खाएंगे तो हमें हो जाएगा। कोई भी पूर्वाग्रह बन सकता है, या हो सकता है उसके पूर्वाग्रह उसे घर से मिला हो। किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता हो, ठीक है। किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाएं, जैसे हम लोग सरदारों पे बहुत चुटकुला बनाते हैं, ठीक, तो उस पर हम लोग चुटकुला सुनाते हैं। अब बहुत सारी और लोगों पे चुटकुला बनने लगे हैं, ठीक है। पहले हुआ करता था एक संता बनता, लेकिन अब संता बनता का रोल कम हो गया, अब अन्य जगह शिफ्टेड हो गए हैं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मल्टीमीडिया का ज़माना आ गया है, तो अब चीज़ें दूसरी जगह चली गई हैं। लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, ठीक है, लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, किसी तरीके लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती, ये टिप्पणी कर रहे हैं। आप इस पे लिखिए क्या ऐसे ये मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो इनके अंदर पूर्वाग्रह हैं, इसकी वजह से ये ऐसा काम है। उपयुक्त परिस्थितियों में विभिन्न समूह ने कैसा बर्ताव करने की बात की है, इस पर कक्षा पे चर्चा कीजिए। साथ ही इन मुद्दों को उठाते समय कक्षा में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, इस पे आप बातचीत कीजिए। जो आपने 2 समूह कक्षा को बांटा है, इन पे आप बोलिए और बात कीजिए, डिबेट कीजिए। फिर अब हम बात करें अगर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू।